अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आपका मेज़बान नजीब अय्यूबी हाजिर है राह स्पेशल के खुसूसी प्रोग्राम सुकूत मशरक़ी पाकिस्तान, अवामिल, असबाब, सद्देबाब। तो इस हवाले से आज के इस प्रोग्राम की पहली किस्त आपके सामने है और आज हमारे मेहमान हैं जो वहाँ मुजाहिदाना किरदार भी अदा करते रहे हैं पाकिस्तान को बचाने की जद्दोजहद में। वो हैं मौलाना मोहम्मद सिराजुल हक साहब। अस्सलाम वालेकुम सिराज साहब, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह। मैंने बड़ा मुख्तसर सा तारुफ आपका कराया। मैं ये चाहता हूँ कि आप अपना तारुफ थोड़ा सा खुद कराएं कि आप कौन और मगरबी पाकिस्तान आने से पहले आप क्या करते थे और दौरे तालिब इल्मी में क्या हुआ, उसके बाद हम इस सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। मेरा नाम मोहम्मद सिराजुल हक है। मैं चिटांग अंग्रेज़ी में कहा जाता है, उर्दू में उसको चाटगाम कहा जाता है। चाटगाम जी। मैं चाटगाम शहर का रहने वाला हूँ और बंगाली कम्युनिटी से मेरा ताल्लुक़ है। आप बंगाली हैं? जी, बंगाली हूँ। ज़बान के एतबार से? ज़ुबान के एतबार से मैं बंगाली हूँ। और 1956 में मेरे वालिद साहब का इंतकाल हो गया। उस वक्त मेरी उम्र 4 साल थी। तो आपने पाकिस्तान को ये जो टूटते हुए देखा? मैं अभी बता देता हूँ, आपने पहले ये बताया कि हाँ। आपने तारुफ कराएं। हाँ, मैं कह रहा हूँ उस वक्त आपकी उम्र क्या थी? तो उस वक्त तो मेरी उम्र हिसाब लगाए 17 या 18 साल थी। अच्छा जी जी, जब पाकिस्तान टूट रहा था 1971 में? जी, 1971 में। जी, तकरीबन 18 साल मेरी उम्र थी। अच्छा ठीक है सिराज साहब। तो मैं ये बता देता हूँ, मेरे ये पस मंज़र अगर आप नहीं मालूम करेंगे तो बात क्लियर नहीं होगी। तो वो ये है कि मेरे वालिद साहब का इंतकाल 56 में हो गया जब मेरी उम्र 4 साल की थी। 5 साल उम्र में मेरी वालिदा का इंतकाल हो गया। ओहो। सिराज साहब ये बताइए, ये जो पाकिस्तान में और बांग्लादेश में दो अलग अलग तासुब की बुनियाद पे तारीख़ पढ़ाई जा रही है। वो बंगला भाषी बोल रहे हैं, हम हमारी इसमें जो है वो शेख मुजीबुर रहमान को मोरिद इल्ज़ाम ठहरा रहे हैं और वो लोग मगरबी पाकिस्तान के बसने वालों को मोरिद इल्ज़ाम ठहरा रहे हैं यहाँ की नाइंसाफ़ियों के बारे में। तो ज़रा मुझे ये सूरत हाल बताइए कि इसकी हकीकत क्या है। और इस सवाल पे आने से पहले मेरा एक सवाल और वो क्लियर कर दें कि ये 16 दिसंबर 1971, मेरा सवाल ये कि एक दिन में तो नहीं आ गया। जाहिर है कि इस सानहे से पहले कोई ऐसे हालात बन रहे होंगे, ऐसे मामलात बन रहे होंगे जिसके नतीजे में एक ऐसा वक्त आया कि पाकिस्तान जो है वो मजबूरी में दो लख्त हो गया। तो ये बताइए कि ये पीछे के हालात क्या थे। सानहा तो चलिए ऐसा अंदोनाक सानहा है कि जो हमारे सामने मौजूद है, लेकिन ये पीछे जो स्टोरी चल रही थी इस पर थोड़ा सा रोशनी डालें तो हम सही नताइज की तरफ पहुँच सकते हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने बहुत अच्छे सवाल किया और बुनियादी सवाल किया। अर्ज़ ये है कि हमने जो मशरक़ी पाकिस्तान, मगरबी पाकिस्तान जो आज़ादी हासिल की है अंग्रेज़ों से हासिल की है। और आपको ये मालूम होगा अंग्रेज़ों ही ने 1757 में हमारे गद्दारों के ताउन से मशरक़ी पाकिस्तान यानी पूरे पहले सबसे इब्तदाई तौर पर मशरक़ी पाकिस्तान को उसमें 3 रियासतें थीं। एक रियासत बंगाल, दूसरा बिहार, तीसरा उड़ीसा। तीनों पर अंग्रेज़ों ने हुकूमत कायम की। अंग्रेज़ों को तसल्ली के साथ, सुकून के साथ बंगाली मुसलमानों ने कभी भी हुकूमत करने नहीं दिया। इसमें हाजी नसार अली, हाजी शरीयतुल्लाह, पीर दुदू मियाँ और ये मीर कासिम और तीतू मीर, शहीद तीतू मीर। इसके बाद जिहाद का सिलसिला जारी रहा और ये जिहाद ज़ुबानी भी थी, तहरीरी भी थी और ड्रामा और मुख्तलिफ तरीक़े से भी लोगों को आगाही दी कि आज़ादी क्या चीज़ है, ग़ुलामी क्या चीज़ है। उन्होंने आहिस्ता आहिस्ता हमारी ज़ुबान को तब्दील किया। तालीमी मेकाले नाम के एक दानश्वर ने एक तालीमी पॉलिसी दी, लॉर्ड मेकाले जी। तो उसी के बुनियाद पर उन्होंने कहा कि यहाँ इस तरीके से लोगों को तैयार किया जाए जो रंग और ज़ुबान के लिहाज से तो वो बंगाली होंगे या हिंदुस्तानी होंगे, लेकिन ज़हनी तौर पर वो अंग्रेज़ हो जाएं। वो अपने अक़दार से, अपने दीन से और अपने माजी से दूर हो जाएं, कट जाएं।
تو یہ کام کرنے کے یہ تو بعد مغربی میں نے پاکستان میں اس بھی کے یہی بعد کام ہوا نا؟ یہ سلسلہ چل کے یہ کام پھر صرف پاکستان مشرقی- بن گیا، یہ تو- پاکستان بن گیا، میرا کہنا یہ پھر پاکستان وجود میں آ گیا۔ پاکستان وجود میں آنے سے پہلے یہ 1906 میں جب مسلم لیگ تشکیل دی گئی، وہ مسلم لیگ نام سے کوئی پارٹی نہیں تھی، مسلم ایجوکیشن سوسائٹی کے نام سے کام شروع کیا، پھر وہ پارٹی میں تبدیل ہوا۔ ان کے جدوجہد سے مغربی پاکستان کے علاقہ کے لوگ بھی اس تحریک میں شامل ہو گئے، یہاں تک کہ جا کر 1947 میں پاکستان وجود میں آ گیا۔ اس میں انگریزوں کی بھی شکست ہوئی، ہندوؤں کی بھی شکست ہوئی، اور انگریزوں کے سرپرستی میں، ہندوؤں کے سرپرستی میں وہاں ایک زیر زمین تحریک اٹھی، وہ کمیونسٹ تحریک، کمیونزم۔ تو وہ تو پورے علاقے میں کمیونزم تو پہلے سے بھی راج کر رہا تھا نا، اس میں عموماً یعنی پورا لکھنؤ اور یہ پورے بیلٹ میں جی جی جو مشرقی بنگال ہے، جی 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 یہاں تو کمیونزم مطلب پنپ رہا تھا، اور انہوں نے اتنا سرمایہ لگایا، مطلب سرخ کتابیں ہر جگہ میں دستیاب ہو جاتی تھی، انہوں نے سب سے یعنی کلیدی کردار ادا کیا۔ اس کے بعد جب انہوں نے دیکھا کہ اپنے مقاصد حاصل کرنے کے لیے پھر زبان اور علاقائی تعصب کو پھیلاتے رہے، پاکستان بن گیا۔ اب پاکستان بننے کے بعد اصل المیہ یہاں سے شروع ہوتا ہے۔ آپ تاریخ میں جو ہماری یعنی یہاں پاکستان بننے سے اصل المیہ شروع ہوا، پاکستان بنتے ہی المیہ شروع ہوئی۔ اس سے پہلے تو علماء کو استعمال کیا، علماء دیوبند نے جمعیت علماء ہند کے ساتھ ہند بنا کر کانگریس کے ساتھ اتحاد کیا۔ آپ دیکھیے 16 بیان یعنی مقرر تھے، یہ ابوالکلام آزاد سبحانی اور ان کے پیروکار سے یہ باشانی وغیرہ، وہ اسلامی اچھا، یہ سوشلزم۔ مولانا عبدالحمید بھاشانی آپ بتا رہے ہیں کہ ابوالکلام آزاد کے فالوور تھے، جی آزاد سبحانی کے، آزاد سبحانی کے، اچھا جی جی ابوالکلام آزاد نہیں، جی ابوالکلام آزاد تو سچا مسلمان بھی تھا اور اسلام کے اچھے انہوں نے یعنی پیروکار تھا، لیکن آزاد سبحانی نے اسلامی سوشلزم کے نام سے کمیونزم اچھا اسلامی سوشلزم کا نازا وہاں سے جس لگا، کو مساوات محمدی مشرقی پاکستان سے لگا، یہ نعرہ بھٹو کا نہیں تھا، نہ اسلام یہ بھٹو کا نہیں تھا، یہ تو بھٹو کا- پرانا تو ہم نے تو نعرہ۔ یہاں 1971 میں جو الیکشن ہوئے ہیں اس میں یہ تھا نا اسلامی سوشلزم، وہ اسلامی سوشلزم ایسا رسگلہ ہے جس کے یہ بھٹو بھی لگاتے تھے، مجیب الرحمان بھی لگاتے تھے اور نہرو بھی لگاتے تھے، یعنی جو اپنے آپ کو اسلام سے الگ رکھنا چاہے مطلب اس وقت یہ بہت وہ زیادہ یہ بولے مقبول کہ عام میں نعرہ تھا، اوکے، مقبول عام نعرہ تھا سوشلزم۔ بس آپ دیکھیے عرب ممالک تک، ناصر تک، صدام حسین تک، آگے تک یعنی لوگ ایک اچھا چلیں کم ٹو ہوا دا چل پوائنٹ، پڑی۔ بالکل تو آپ نے بہت اچھی بات کی، میں سمجھ تو گیا کہ اس کے یہ بعد جو ایک میں نے- سازش تھی کہ جی لوگوں کے ذہن تبدیل کیے جائیں، ان جی کو جی زبان کی بنیاد پہ، جی رنگ اور نسل کی بنیاد پہ تقسیم کیا جائے، لیکن میں کہہ رہا ہوں کہ بہت مشکلات سے ہندو کے منہ سے نکال کے آپ نے پاکستان بنا لیا جی جی 1947 میں، جی 1947 میں پاکستان بن گیا، اب ان کی ایک لیڈرشپ بن گئی، ٹھیک ہے، ان کی ایک لیڈرشپ تھی جو مشرقی پاکستان سے بلونگ کرتی تھی، اور مسلم لیگ کا وجود بھی مشرقی پاکستان میں ہوا، جی جی تو پاکستان سے ان کی محبت تو زیادہ ہوگی نا، مطلب اس لیے کہ پاکستان بنانے والے یہی لوگ تھے۔ پرابلم یہ ہے کہ پاکستان توڑنے میں آپ سے عرض کر رہا ہوں، پہلے اس بات کو آپ اچھی طرح سمجھے، پاکستان سے محبت اسلام کی وجہ سے ہے، اسلام کی وجہ سے، اسلامی آئیڈیالوجی، اسلامی نظریات کی بنیاد پر ہم پاکستان سے محبت کرتے ہیں۔ کل مسلمین اخواتن، یہ سارے مسلمان بھائی ہیں، اور علامہ اقبال نے ایسے ایک نعرہ دیا تھا، علامہ اقبال تو نہیں چل رہے نا وہاں، دیکھیے وہاں تو مجیب چلا، مجیب نے کیا بات کی؟ وہ ہمارے گاؤں مجیب کو رکھے، مجیب کوئی مجیب مہرا تو ہے۔ مجیب کے ساتھ تھی نا۔ میں آپ سے عرض کر رہا ہوں، پاکستان بنتے ہی 48 میں قائد اعظم کا انتقال ہو گیا یا ان کو شہید کر دیا گیا۔ قائد اعظم کے بعد یہاں سازشیں شروع ہوئی، خواجہ ناظم الدین گورنر جنرل بنے، پھر ان کی حکومت ختم کر دی، آگے پیچھے کیے۔ پہلی سازش جو کی ہے امریکہ نے یہ کیا ہے، اپنا ایک نمائندہ کو، ایک مہرا کو ادھر بھیجا، غلام محمد بوگرا، محمد علی بوگرا، ہاں محمد علی بوگرا، غلام محمد تو محمد علی بوگرا، محمد علی بوگرا جی جی امریکہ میں بھی سفیر رہا اور دوسری جگہوں پہ، یہ پہلے امریکہ کا نمائندہ تھا، اوکے، جو پاکستان میں اس نے اپنا نمائندہ کے طور پر بھیجا۔ اس کے علاوہ یہاں کابینہ میں بھی، حکومت کے کلیدی عہدے میں
میر جعفر کی اولاد بھی موجود تھی، سکندر مرزا. اسکندر مرزا. جی جی، ان کو ہضم نہیں ہو رہا تھا اسلامی پاکستان. ہمارا پروگرام چونکہ ٹائم لیمٹ ہے، جی جی میں سمجھ گیا، ناظرین بھی ہماری بات کسی حد تک ظاہر ہے کہ انڈرسٹینڈ کر رہے ہیں. یہ سب کچھ ہوتے ہوا تو جناب یہ تو سیاسی معاملات ہو گئے کہ کس طریقے سے سیاستدانوں نے اسلامی سوشلزم کا نعرہ لگایا. تو وہ قوتیں کیا کر رہی تھیں کون سی؟ جو متحدہ پاکستان کو متحد رکھنا چاہ رہی تھیں. ایک طریقے سے تو پھر دینی قوتیں اور پاکستان کو متحد رکھنے والی قوتوں کی یہ ناکامی ہے نا کہ وہاں پر جو پاکستان توڑنے والے ایلیمنٹ تھے انہوں نے اپنے ووٹ کا تمام تر حصہ جو ہے وہ شیخ مجیب کو دے دیا. دیکھیے، شیخ مجیب کو اس بنیاد پر دیا، شیخ مجیب نے وہاں تعصب کے بنیاد پر ہر جگہ میں نعرہ لگایا. جیسے کراچی میں محرومیت کا نعرہ لگا کے الطاف حسین صاحب کو آگے بڑھایا کہ بھائی ان کے ساتھ امتیازی سلوک کیا جا رہا ہے، ان کے باپ دادا کا نام پوچھا جا رہا ہے، فلاں فلاں. اس طریقے سے وہ مجیبر رحمان نے اپنے مطلب براری کے لیے اس نے بنگالی قومیت اور بنگالیوں کے محرومیت کے بنیاد پر لوگوں کو جگایا، منظم کیا. یہ محرومی کا احساس زبان کا جو زبان کا نہیں ہے. تو آپ دیکھیے، کاغذ مشرق پاکستان میں بنتا ہے. اس نے یہ کہا کہ کاغذ کی فیکٹری ہمارے پاس ہے، کاغذ یہاں سے مغربی پاکستان جاتا ہے اور مغربی پاکستان سے وہ واپس ہمارے پاس آتے ہیں. تو جو 1 روپیہ کے جو یعنی کاغذ ہمیں جو ملتا ہے، ایک گرو لینے جو بھی ملے، وہ 8 آنا میں وہاں مغربی پاکستان کو ملتے ہیں، ہمیں 1 روپیہ میں خریدنا پڑتا ہے. اور یہ جو ہے نا، حالانکہ وہ چیز ہماری ہیں. اسی طریقے سے پارسن ہیں اور 3 فورسز ہے، ایک نیول ہے، ایک یعنی بحری یہ ہے. اس کے ہیڈ کوارٹر بھی مغربی پاکستان میں تھے اور ہمارے حصے میں کچھ بھی نہیں تھا. تو وہ کہہ رہے تھے کہ بھائی ہم ایک فوج میں بھی بنگالیوں کے قد چھوٹا ہونے کی وجہ سے نہیں لیا جاتا تھا، نہیں لیا جاتا. اس کو بھی سینہ چھوٹا ہوتا ہے، قد چھوٹا ہوتا ہے، اور اس طرح ان چیزوں کو پھر انہوں نے کیا کیا، جگہ جگہ میں جیسے پورٹریٹ ہیں تو سائن بورڈ لگایا، اس میں ایک گائے کی تصویر ہر جگہ میں گولی کوچہ میں انہوں نے لوگوں کو سمجھانے کے لیے یعنی انہوں نے نصب کیا. اس میں ایک گائے ہوتی تھی، اس کے تھام جو ہے نا بہت بڑا سا، وہ مغربی پاکستان کے یعنی حصے میں، اور منہ جو ہے نا وہ مشرقی پاکستان میں. تو اچھا، علامتی طور پہ لوگوں کا ذہن بنایا گیا کہ یہ زیادتی ہو رہی ہے. ٹھیک ہے، میں مانتا ہوں، اسی کی بنیاد پر میری بات سنیے، میں مانتا ہوں یہ ساری زیادتیاں ہو رہی ہیں. تو یہ جو سیاستدان ہوتے ہیں، یہ سیاستدان اور سیاست تو یہی کہتی ہے نا کہ لوگوں کی محرومیوں کا مداوع کیا جائے، ان پہ مرہم رکھا جائے. لیکن ایسا لگتا ہے کہ یہ سیاستدان اپنی اس ذمہ داری کو پورا کرنے میں ناکام رہے ہیں. تو آپ اتفاق کریں گے میری بات؟ یہ بالکل میں آپ کے ساتھ اتفاق کرتا ہوں، لیکن میں جو بات کہنا چاہتا ہوں، مشرقی پاکستان کو الگ کرنے کا الگ ہدف جو ہے نا، اسلام کو نشانہ بنانا ہے. مشرقی پاکستان کے لوگ بغیر مولویوں کے، داڑھی والوں کے بغیر کسی اور کو ووٹ نہیں دیتے تھے، کسی اور کو لیڈر نہیں مانتے تھے. جن کے لیڈر شریعت اللہ ہو، تمیر ہو. تو شیخ مجیب کی تو داڑھی نہیں تھی. میں یہی عرض کر رہا ہوں. تو انہوں نے تعصب کے بنیاد پر ان کو مغربی پاکستان والوں نے اور باہر کے قوتوں نے ان کو ہیرو بنا کے پیش کیا، اور یہاں سازشیں ہو رہے تھے مشرقی پاکستان کو الگ کر دیا جائے. میں ایک آپ کو یہ بتا دیتا ہوں، کسی زمانہ میں ضرب المثال تھا، حجت بنگال اور حکمت چین. 1943 کے وہ جنگ کے دوران کے جو بھوک اور پیاس کے جس کے اوپر کرشن چندر نے اندھا لکھی ہے، آپ اس کو پڑھ لیجئے گا. ان چیزوں کو منظر کو سامنے لاتے ہوئے آپ بنگال کے لوگ بھوکے بنگالی ہو گئے. یہاں پاکستان میں جنگ اخبار ہے، آغاز ہے، مشرق ہے، بہت سارے ایسے اخبارات تھے. وہ مشرقی پاکستان میں بنگالیوں کے آپ جو انہوں نے تعصب پھیلایا. ٹھیک ہے، یہ تعصب والی بات ہماری آ گئی سراج صاحب، تعصب والی بات آ گئی. اور تعصب تو پاکستان میں بھی ہو رہا ہے. جی جی، پاکستان میں بھی اسی طریقے سے قومیت کی بنیاد کے اوپر سندھ کے اندر کام ہو رہا ہے، مہاجروں کے ساتھ کام ہو رہا ہے. یہ فارمولہ وہی ہے. تو الفاظ آپ یہ سن لیجئے میرے سے. یہ قائد اعظم محمد علی جناح کی شہادت کے بعد، انتقال کے بعد جو یہاں سازش شروع ہوئی، اس کے اظہار خواجہ ناظم الدین صاحب نے پشاور کے ایک جلسہ میں بھی کیا. انہوں نے کہا کہ بھائیوں، ہمیں تم سے جدا کیا جا رہا ہے. یا ابھی 70 کا واقعہ نہیں آیا،
है ना। इसके अलावा ये मुकालमा तकबीर के सफ़ा में भी मौजूद है, फाइल में मौजूद है कि लियाकत अली खान साहब ने कहा कुरकुर नहीं करा करो, ये सुरवर्दी साहब को कहा था। सुरवर्दी भी तो मुस्लिम लीग के ही थे। जी जी। और उसके बाद अवामी लीग बने, उनको कहा कुरकुर नहीं करा करो, हमसे अलग हो जाओ, हमसे अलग हो जाओ। ये किसने कहा? ये लियाकत अली खान साहब ने। क्यों कहा? मतलब वो महरमियत की बात करते थे, हमें हुकूक की बात करते थे। तो इसका मतलब ये हुआ मगरबी पाकिस्तान पहले से सोच रहा था? बिल्कुल, ये पहले से ये इनके एजेंडा में था, मगरबी पाकिस्तान के एजेंडे में था कि अगर कोई इस तरह की बात करे तो वो कुड़कुड़ हो गई। जी जी। तो उनका पहले एजेंडा में था मशरक़ी पाकिस्तान को अलग कर देना। आपको कई नाम बताऊंगा, आप जानते हैं, आप सहाफ़ी है, सहाफ़त में के साथ ताल्लुक़ है। ये अली मुख्तार रिजवी साहब, रईस अमरुहवी साहब, अली अख्तार रिजवी साहब, बहुत सारे कम्युनिस्ट ऐसे सहाफ़ी और दानश्वरान वो बार बार कहते हैं मशरक़ी पाकिस्तान हमारे लिए बोझ है, वहाँ हर साल तूफ़ान आता है, वहाँ सैलाब आता है, उनको हमें पालना पड़ता है, आवाम के ज़हन बनाया गया मगरबी पाकिस्तान में। तो आप ये कहना चाह रहे हैं इन शॉर्ट जी कि वो जो महरूमियाँ थी जी वो अपनी जगह तो मौजूद थी। और इसी तरह मुझे याद पड़ रहा है कि अय्यूब जब आए तो उन्होंने इम्यूनिटी का एक कानून पास किया ना, कि उसकी बुनियाद के ऊपर मगरबी पाकिस्तान के साथ कुछ और सलूक किया जाएगा और मशरक़ी पाकिस्तान के साथ कुछ और सलूक किया जाएगा, ऐसा ही था। मैं एक बात आपको बताता हूँ, अभी की बात है, अभी किसिंजर का इंटरव्यू शाये हुआ है, उसने उसमें बताया कि अयूब खान साहब ने 1960 में एक दहानी कराई किसको, निक्सन को, कि हम नवंबर 1971 में मशरक़ी हिस्सा को अलग कर देंगे। अभी आप ऐसे अयूब खान ने निक्सन को ये कहा कि हम कर देंगे 71 नवंबर में। तो क्या इनकी कोई डील हो गई होगी? बिल्कुल डील हुई। इसका पूरा अभी इस तरीके से इसराइल में यानी यरूशलेम में ये सफारत खाना लाने की बात कर रहे हैं। तो आप ये तो आलमी एजेंडा है। ठीक है, मैं समझ गया। चलिए जी, इस तरह तो हम बहुत तवील हो रही है। ये फौज भी तो एक चीज़ है ना। फौज तो उनकी थी ना, फौज तो इंग्रेजों के तरबियत याफ्ता इंग्रेजों के फौज थी। अरे तो आप क्या चाह रहे हैं? आप क्या चाह रहे हैं? हजरत अमीर माविया के ज़माने की फौज यहाँ पर आके हुकुम, भाई वही रहेगी ना। वही तो है, लेकिन उन्होंने उनके इशारा पर चलते रहे। कौन सी फौज आएगी? हमारे फौज हमेशा वो काम किए जो अमेरिका ने या बरतानिया ने कहा, उनके कहने पर। आपकी एक फौज का निज़ाम तरबियत है। अब उस निज़ाम तरबियत में आप चाह रहे हैं कि खुलफा राशिदीन की फ़ौज आ जाए घोड़ों पे बैठ के और वो जनाब अमामे पहने हुए हो। देखिए, मैं आज की दुनिया की बात कर रहा हूँ। आज की दुनिया में 3 करैक्टर हैं। एक करैक्टर है सिराज साहब, सुनिए, सियासतदान, कि जिनका चेहरा आपने अभी बेनकाब किया, ठीक है। दूसरा करैक्टर है फ़ौज और तीसरा करैक्टर है इंतज़ामिया। तो मेरा सवाल सिंपल ये है, और नाजरीन इसमें दिलचस्पी लेना चाह रहे हैं कि चलिए, सियासतदानों के बारे में आपने बता दिया कि हुसैन शहीद सहरवर्दी ने ये कहा कुड़कुड़, तो लियाकत अली खान ने कहा कि आप कुड़कुड़ करते हैं, यानी जहनीत का पता चल गया कि मगरबी पाकिस्तान की ये जहनीत थी, मगरबी पाकिस्तान के सियासतदानों की मशरक़ी पाकिस्तान के हवाले से ये जहनीत थी। और वहाँ महरूमियाँ मौजूद थीं, वहाँ पटसन था, वहाँ कागज़ था, वहाँ और चीज़ें थीं, लेकिन ये सैलाब की वजह से परेशान रहते थे, राइट जी। लेकिन मगरबी पाकिस्तान उनको बोझ समझ रहा था। तो ये जो दो रंगी पैदा हो चुकी थी, और उसी दौरान मार्शल ने अपना काम करना शुरू किया। तनाजुर तो यही बन रहा है ना, अय्यूब खान साहब आ गए, जनरल याहिया आ गए, अब पाकिस्तान को अमली तौर पे 2 टुकड़े किया जाने लगा। तो फ़ौज ने उस वक्त क्या काम किया? फ़ौज ने वो काम किए जो आलमी एजेंडा था। मैं आपको बता देता हूँ, जब इनको पहले से इन्होंने तहैया कर लिया कि मशरक़ी पाकिस्तान को अलग करना है, तो उनको नहीं चाहिए था कि यही खान इलेक्शन कराएं। जब आपको अलग ही करना था तो इलेक्शन नहीं कराते, मिल बैठ के उसको अलग कर देते। लेकिन असल एजेंडा ये था कि अगर वहाँ इस तरीके से मिल बैठ के उसको अलग कर दिया जाता तो मशरक़ी पाकिस्तान की जो इस्लामी क़यादत वहाँ उरूज की तरफ जा रही थी। चले, ये तो मैं समझ गया, मैं समझ गया ना। तो उनको कैसे रुकते, इसीलिए ये एक ड्रामा था। आलमी साजिश में रंग भरने के लिए फौज ने उनका काम आसान कर दिया, ये हो गया। उन्होंने अगर वो लड़ाई, वहाँ के मुसलमान जी, वहाँ के पाकिस्तानी जो सच्चे पाकिस्तानी थे जी, उन्होंने क्या किया? उन्होंने दामे दरमे सुखने हर तरीके से पाकिस्तान को बचाने की कोशिश की। और एक नारा उन्होंने दिया, पाकिस्तान अगर मौजूद रहेगा तो हमारा ईमान मौजूद रहेगा, हमारे इस्लामी तहज़ीब मौजूद रहेगा।
वरना हम हिंदू के अलगार में आ जाएंगे, वो 80% होंगे और हम 20% होंगे। हम हिंदुस्तान के नरगे में होंगे और हिंदुस्तान के मर्जी के बगैर हम कुछ नहीं कर तो सकते। ये जो आप लोगों ने लड़ाई लड़ी, जी, लेकिन ये अपने हमारे भाइयों से ही तो लड़ रहे थे आप वहाँ पर? वहाँ भाइयों के मसला नहीं था, वहाँ यानी हर शोबा ज़िंदगी में कम्युनिस्ट आगे बढ़ रहे थे, यानी लिबरलिज्म कम्युनिज्म के नाम पर वहाँ वो किसी भी तरह इस्लाम को कबूल करने के लिए, इस्लामी निज़ाम आइडियोलॉजी को कबूल करने के लिए वो तैयार नहीं थे। वो इस तरीके से खार थे, वो तो हमें आपका अपना ताल्लुक भी एक तंजीम से रहा, जैसे आपने मुझे बताया कि आपने पाकिस्तान को बचाने की आखिर वक्त तक जद्दोजहद में शामिल रहे। तो मैं चाहूँगा कि वो जो कुर्बानियाँ थोड़ी सी बताएं। इस्लामी छात्र संघों हम जब तश्कील पाई, इस्लामी छात्र संघों को, ये तो बंगाली में नाम हुआ ना? बंगाली में है इस वक्त। तो अभी नए नाम जो है इस्लामी छात्र शिविर, छात्रों कैंप, यानी तालिबानों के कैंप के नाम से तालिब इल्मों की तंजीम। तो यहाँ उसको इस्लामी जमीयत तलबा कहा जाता था। अच्छा, उर्दू में इस्लामी जमीयत तलबा। जी, पाकिस्तान में इस्लामी जमीयत तलबा की वो तंजीम जो इस्लामी सोच रखती है। जी, तो हमने हर महाज पर उनके साथ हम मुकाबला कर रहे थे। हम गली गली कोचा कोचा और मस्जिद में जाकर लोगों को समझाते थे और लिटरेचर तकसीम करते थे। हमारे उनके साथ नजरियती कशमकश थी। आपने क्या अमली तौर पे क्या काम किया? अमली तौर पर तो इससे पहले हम जब आ गई इंडिया की फौज, जब इंडिया के फौज आ गई तो फिर मुक्ति बाहिनी बन गई। जी, फिर एक सोच के मुताबिक ये हमें पता नहीं बड़ों ने किस बुनियाद पर किया, जमात इस्लामी ने अलबदर तश्कील दी। अलबदर? जी, जमात इस्लामी की तंजीम। जी, जमात इस्लामी ने अलबदर नाम के एक यानी मुदाफ़ियाती तंजीम, यानी जो मज़ाहमत कर रही थी उसमें इंडियन फौज देने के लिए, पाकिस्तान की हिफाजत के लिए बनाई गई, उसका नाम अलबदर था। लेकिन कुछ और तंजीमें भी तो थी। और तंजीमें थी ये रज़ाकार मुस्लिम लीग, कन्वेंशन मुस्लिम लीग ने रज़ाकार बनाई। इसका सरबरा ये सलाउद्दीन कादर चौधरी, अच्छा, जिनको अभी फांसी दी है, इनकी तंजीम भी थी। जी, और अलबदर जो सरबरा जो थे वो मतीउर रहमान निज़ामी साहब थे। किसके सरबरा थे वो? अलबदर का सरबरा थे। अलबदर के, जब ये नौजवान थे जी, मतीउर रहमान। तो इन पे ये इल्जामात इसलिए लगाए गए हैं कि वो सलाउद्दीन पे इसलिए लगाया कि उसकी तंजीम रज़ाकार थी और मतीउर रहमान निज़ामी अलबदर थे। ये दोनों तंजीमें बहुत फाल थी। एक नाम और मुझे याद पड़ता है, वो मैं बताता हूँ। एक दूसरा जो अशम्स, वो उर्दू बोलने वालों ने बनाई थी। उसका सरबरा कौन है वो मुझे मालूम नहीं। उर्दू से मुराद बिहारी के तालिब इल्म की या मज़ाहमती जो तहरीक थी, तंजीम थी, वो अशम्स थी। सिराज साहब, उस वक्त आपको ये ख्याल नहीं आया कि देखें पूरा जो मशरक़ी पाकिस्तान है उसकी एक सोच जो है वो अलहदगी की तरफ जा रही है, ठीक है, और जब सोच अलहदगी की तरफ जा रही है और आप लोगों ने अपनी जानें जो है वो हथेली पे रख के आप इस पाकिस्तान को बचाने के लिए हिंदुस्तान की फ़ौज के साथ और मुक्ति बाहिनी के साथ मुकाबले पे आ जाते हैं, तो आपको अपना मुस्तकबिल का ख्याल नहीं आया? हमें इस बात पर यकीन था कि 313 ने 1000 के साथ मुकाबला किया बदर के मैदान में। हम अल्लाह के दीन के लिए लड़ रहे हैं, या तो हम शहीद हो जाएंगे, मिट जाएंगे, या अल्लाह के दीन को गालिब करेंगे। और हमारे तो कभी भी ख्वाब में नहीं था कि हमारे ऊपर हिंदू कभी भी गालिब आ सकता है। तो इसलिए किसी भी अलबदर हो, रज़ाकार हो, यानी ये हमारे जो वहाँ मज़ाहमती जो ये तंजीमें थी, किसी को यकीन नहीं था कि हिंदुस्तान मदाखलत करके हमारे मुल्क को हम गालिब किया जाएगा। आपने क्या कुर्बानी दी, थोड़ा सा इसका बताएं ना। जहाँ जाना है। मैंने किताब पढ़ी है, एक किताब मेरे पास देखिए जी, ये मौजूद है, ये खुद बंगाली है, ढाका यूनिवर्सिटी राजशाही के प्रोफेसर इसको बड़ा सज्जाद हुसैन साहब। इसके अंदर सज्जाद साहब ने अपनी सारी स्टोरीन को फिर गिरफ्तार भी कर लिया था, तशद्दुद का, यहाँ तक कि इन पे कत्ल का इल्ज़ाम लगा। ये किताब है शिकस्त आरज़ू। और जिन लोगों ने नहीं पढ़ी है, मैं चाहूँगा कि अगर मशरक़ी पाकिस्तान को समझना है एक बंगाली की ज़बान से समझें। तो ये किताब जब मैं पढ़ रहा हूँ तो इस किताब में साफ ये बताया गया है कि जिस तरह आपने भी कहा कि हिंदू ने किस तरीके से साजिश की महरूमियों को, और इसमें कुर्बानियों का भी बताया है कि जो पाकिस्तान को बचाना चाह रहे थे उनकी कुर्बानियाँ कैसे कैसे। मैं आपसे अर्ज़ करूँ, मेरी ड्यूटी पर यह थी कि हमारे यहाँ के दरियाई हालदा नाम है, उसके वहाँ बहुत बड़ा पुल है, उसके निगरानी करना।
अच्छा, हम चूंकि हाँ वहाँ पर आप उसकी निगरानी पे थे। जी जी, वहाँ हमें वहाँ तैनात किया कि भाई तुम दूर दूर तक मुक्ति बाहिनी के ताकुब करना, कहाँ कहाँ उनके कैंप कहीं उनके नकल हरकत पर। अच्छा, एक ग्रुप तो ये हो गया, छोटा खटखा था तो और आप- बच्चा था, अल्लाह। तो इसलिए मैं हर जगह में जा सकता था, लोग अंदाजा नहीं कर सकते थे मैं क्या कर रहा हूँ, समझ तो गए ना? आप उनकी रिपोर्ट यहाँ के करते बिल्कुल, थे। मैं आकर कहता वो उनके वहाँ कहाँ तक पहुँचे, किस जगह अच्छा। में वो पड़ाव डाला, कहाँ वो रह रहे हैं। तो आप बता रहे थे मुझे कि ये जो अलबदर के नौजवान थे या अलशम्स के थे और आपके रज़ाकार वाले थे, इनको तो रेल की पटरियों पर लिटा के वो क्या ये तो कहते थे? 71 के बाद, ये 16 दिसंबर की बात कर रहा हूँ। हाँ 16 दिसंबर तक हमारे आवाम ने मुक्ति बाहिनी को देखे ही नहीं है। अच्छा। वो तारीखे के अंधेरे में आते थे, कार्रवाई करते थे, कार्रवाई करके चले हम तो जाते। हर गली कोचा पर हम गालिब थे। और 17 दिसंबर को 17 दिसंबर ये को जो कैसे वाकया हुआ? क्या हुआ हुआ, वाकया फौज ने हमें कोई इत्तला नहीं दी। 17 दिसंबर को क्या वाकया हुआ? उन्होंने सरेंडर कर दिया और फौज इंडिया के ये तहवील में चली गई। ये जनरल नियाजी जी जी, उन्होंने औरंगा के सामने और ये तो ये कहता था कि हम आखिरी कतरे तक लड़ेंगे। लड़ाई नहीं, भाज वो उनको तो पहले एजेंडा था ना कि हम एक ड्रामा रचाएंगे, ड्रामा करके 9 महीने के अंदर अंदर उन्होंने हथियार डाल दिया। उन्होंने सिर्फ हमारे साथ एक एहसान ये किया है कि हमारे जो नाम थे, लिस्ट थे, रजिस्टर थे, वो उसको उन्होंने ज़ाय किया कि हम, वरना लाखों के तादाद में वहाँ नौजवान शहीद हो जाते। मैं कम से कम 10 हिजरतें की वहाँ, इस जगह से उस जगह में, उस जगह में से उस जगह में। इसमें कोई शक नहीं है सिराज साहब जी। कि आपने जी और 10,000 अलबदर, जी। अशम्स, अल रज़ाकार और इस जैसी और तंजीमों ने बेइंतहा कुर्बानियाँ दी। नाजरीन, ये था हमारा आज का प्रोग्राम और इसको मैं कंक्लूड करने के लिए 2 बातें आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। मजमूई तौर पर सुकूत ढाका या सुकूत मशरक़ी पाकिस्तान के हवाले से 30 मिनट का एक प्रोग्राम इंतहाई नाकाफ़ी है। इसके अगले हिस्से में हम और बातें करेंगे, लेकिन आज जो हमने गुफ्तगू की, हमारे मोहतरम मेहमान सिराजुल हक साहब हमारे साथ मौजूद थे। आप ख़ुद रज़ाकार हैं, आपने वो तमाम मज़ालिम झेले हैं और पाकिस्तान को मुत्तहिद रखने के लिए अपनी जवानियाँ दाव पे लगाई हैं। और यहाँ पाक फ़ौज में भी 2 चीज़ें हैं, पाक फ़ौज की आला क़यादत का किरदार और पाक फ़ौज के सिपाही का किरदार। तो पाक फ़ौज के सिपाही का किरदार नाकाबिले फरामोश है। पाकिस्तान में जब ये ख़बर फैली कि पाकिस्तान की फ़ौज ने हथियार डाल दिए हैं, तो दरहकीकत जनरल नियाज़ी ने हथियार डाले थे और जो फ़ौजें मुख्तलिफ़ महाज़ों पे बरसरे पैकार थीं, वो 3, 4 और 5 रोज़ तक उन तक ये इत्तला ही नहीं पहुंची कि जनरल नियाज़ी ने हथियार डाल दिए हैं। लेकिन पाकिस्तान की नौकरशाही और हुकूमत का ये फ़ैसला पूरे पाकिस्तान को, मुत्तहिदा पाकिस्तान को 2 लख्त करने का सबब बन गया। अगला हिस्सा ज़रूर देखिएगा जिसमें हम सियासतदानों के मज़ीद किरदार पे गुफ्तगू करेंगे। आपका हमारे साथ रहने का बहुत शुक्रिया। अपने मेज़बान नजीब अय्यूबी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।